हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो शासन सत्ता स्थापित हुई, दो भागों में स्थापित हुई, एक देशी राजा और एक विदेशी राजा। उसके बाद हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और उसने एक शुंग वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूत, उसकी हत्या उसके सचिव और मंत्री वासुदेव ने कर दिया। वासुदेव ने किया तो कंडो वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि कंडो वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मन, उसकी हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दिया। एक नवीन ब्राह्मण वंश की स्थापना की जिसको हम कहते हैं आंध्र सातवाहन वंश। तो आज हम लोग देखेंगे आंध्र सातवाहन वंश को। आंध्र सातवाहन वंश, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि पेपर में कहां से प्रश्न निकल के आते हैं। बहुत ज्यादा पेपर में प्रश्न नहीं निकल के आते हैं इसमें से, लेकिन फिर भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कहां से निकल के आ सकता है। इस आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? स्थापना जो है सिमुक नामक व्यक्ति ने किया। सिमुक ने किया। कब किया? ये 30 ईसा पूर्व में जो है इसने स्थापना की आंध्र सातवाहन वंश की। अब ये आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना जब सिमुक करता है तो इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो इसने राजधानी बनाई प्रतिष्ठान। राजधानी जो है प्रतिष्ठान में स्थापित किया। प्रतिष्ठान है कहां? ये प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये जो है महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। और ये महाराष्ट्र में अगर बात करें आज के समय में तो ये प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। महाराष्ट्र का जो है औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। औरंगाबाद जिला जो है महाराष्ट्र में है, वहां पर यह प्रतिष्ठान अवस्थित था। सिमुक ने क्या किया कि अंतिम कंडो वंश जो था, अंतिम कंडो वंश का शासक था सुशर्मन, सुशर्मन की हत्या कर दी थी। कंडो वंश का जो है अंतिम शासक, उसका क्या नाम था? सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या कर दी। सुशर्मन की हत्या करने के बाद एक नवीन ब्राह्मण वंश की स्थापना की जो आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना गया। कभी कभी पेपर में पूछता है कि ये जो इनका क्षेत्र था या इनकी राजधानी थी, ये किस नदी के किनारे थी? तो ये जो है गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित थी। इनकी राजधानी जो है आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी जो है ये गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित थी। गोदावरी नदी के किनारे जो है इनकी राजधानी अवस्थित थी। इन्हें आंध्र सातवाहनों को पुराणों में इन्हें आंध्र कहा जाता था। पुराणों में इनको जो है आंध्र कहा जाता था। अगर हमसे पेपर में पूछे कि इन आंध्र सातवाहन वंश का जो शासन सत्ता चलाने वाले थे या इस वंश वालों को अभिलेखों में क्या कहते थे, तो अभिलेखों में इसको क्या कहते थे? तो अभिलेखों में इसको कहते थे सातवाहन। अगर अभिलेख में पूछे तो हम कहेंगे सातवाहन, अगर पूछे पुराणों में इसको क्या कहते थे तो आंध्र कहते थे। इसीलिए इस वंश को जो है, इस वंश को कहते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश। इस वंश को कहते हैं आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश, इसीलिए इसको कहते हैं आंध्र सातवाहन वंश। क्यों? कि पुराणों में इसको आंध्र कहते हैं और अभिलेखों में इसको कहते हैं सातवाहन। ये जो है इसका एरिया कितने देर दूरी में फैला हुआ था, या हम कह सकते हैं कि ये किस किस क्षेत्र पर इस वंश वालों ने शासन किया? तो ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और आंध्र वाले क्षेत्र में जो है ये लोग शासन सत्ता अपनी चलाते थे। एक चीज हम देखते हैं कि ये जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश का जो राजा होता तो पितृसत्तात्मक था। सत्ता कैसे चलती थी कि पितृसत्तात्मक है, लेकिन नाम कैसा चलता था? ये मातृ सत्तात्मक। इनके जो है नाम, इनके बच्चों का नाम जो है माता के नाम के साथ जुड़ा होता था। जैसे उदाहरण के लिए लोग हम समझ सकते हैं कि गौतमी
पुत्र सातकर्णी, एक राजा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखिए नाम जो है पुरुष है, राजा तो पुरुष है, लेकिन यहां क्या कह रहा है कि ये गौतमी का पुत्र है, पिता का नाम नहीं बता रहा, ये कह रहा है कि गौतमी अर्थात इसकी माता का नाम गौतमी था। वो कहता गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सत्ता तो पितृ सत्तात्मक है कि पिताजी के बाद उसका बच्चा ही राजा होगा, लड़का ही राजा होगा, लेकिन नाम किसका चल रहा है, माता के नाम के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता था, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, आंध्र सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। आंध्र सातवाहन वंश का राजा सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम ने क्या किया कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और एक राजसू यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ 2 करवाया, इसने जो है 2 करवाए और एक राजसू यज्ञ करवाया, राजसू यज्ञ करवाया। ये जब यज्ञ करवाते हैं, कोई भी कोई कार्यक्रम करवाता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जो रामचरितमानस पाठ का कार्यक्रम है या कोई भी धार्मिक कार्य है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया हो या जैसे कोई भी आप धार्मिक कार्य करवा रहे हैं, यज्ञ आदि करवा रहे हैं, तो उसमें जो है दान दिया जाता है। तो यहां क्या हुआ कि ये जो दान देने वाली प्रथा थी, लोग पैसा देते हैं या वस्त्र इत्यादि देते हैं, लेकिन यहाँ के राजाओं ने सबसे पहले भूमि दान करने की प्रथा शुरू कर दी, भूमि दान कर दिया, भूमि दान करने की प्रथा इन लोगों ने शुरू की। सबसे पहले अगर किसी ने भूमि दान किया तो ये सातवाहन वंश के राजाओं ने दान किया। इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो इस सातकर्णी प्रथम की पत्नी है, रानी है, रानी नागानिका, नागानिका के नाना घाट अभिलेख से, इसका जो है एक अभिलेख है नाना घाट, इसमें जो है सबसे पहले ये उल्लेख मिलता है कि भूमि दान किया गया। किसने किया, सातवाहनों ने किया सर्वप्रथम। और क्या है कि ये किसको दान किया गया, तो इसमें ये उल्लेख मिलता है कि पहले शताब्दी ईसा पूर्व में, पहले शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ब्राह्मणों और बौद्धों को जो है भूमि दान की गई। ये जो रानी नागानिका का नाना घाट अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख किसका है, रानी नागानिका के। इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है कि ये भूमि दान किया गया, सातवाहनों के द्वारा भूमि दान किया गया। भूमि दान किसको किया गया, ये ब्राह्मणों को अर्थात यज्ञ करवाने वाले, और किसको, बौद्ध धर्म वाले को, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते थे उसको, बौद्धों को भी भूमि दान दिया गया। इस प्रकार से ये रानी नागानिका का जो नाना घाट अभिलेख है जिसमें भूमि दान का उल्लेख है, प्रथम उल्लेख यह है कि जो है भूमि दान किया गया, प्रथम उल्लेख है, यह पहला अभिलेखीय प्रमाण है, प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है किसका, भूमि दान का। भूमि दान का जो है प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, किसको दिया गया, ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान दिया गया यज्ञ के बाद। किसके शासन काल में, तो जो सातकर्णी प्रथम था वो अश्वमेध यज्ञ करवाया और एक राजसू यज्ञ करवाया। इस वंश का एक राजा हुआ, आंध्र सातवाहन वंश का एक राजा हुआ यज्ञश्री, यज्ञश्री। ये इसके शासन सत्ता 165 ईसा ईस्वी से 165 ईसा ईस्वी से 194 ईस्वी तक ये था। इससे क्या प्रश्न पूछ सकता है कि ये यज्ञश्री था, इसके सिक्के पर जलयान का चित्र था, सिक्के पर जलयान का चित्र था, जिससे जैसे आजकल है हमारे यहाँ जो कागजी मुद्रा है उस पर किसका चित्र है, तो उस पर महात्मा गांधी के साथ जैसे लाल किले का चित्र है या सांची के स्तूप का चित्र है। इस प्रकार से इसने जो सिक्का चलाया था उस पर जलयान का चित्र है। यहां से हम ये लोग देखते हैं कि जो ये जलयान छपवाता था इससे इसका जो है समुद्री व्यापार और जल नौकायान के प्रति इसका विशेष लगाव जो है प्रदर्शित होता था।
सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो और शासक थे तो उन्होंने चांदी का सिक्का चलाया, सोने का सिक्का चलाया, तांबे का सिक्का चलाया, लेकिन सबसे पहले आंध्र सातवाहन वंश वालों ने, आंध्र सातवाहन वंश के जो शासक थे, इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले शीशे का सिक्का चलाया। सबसे पहले जो है इन लोगों ने शीशे का सिक्का चलाने वाले कौन लोग थे? तो आंध्र सातवाहन वंश के लोग सबसे पहले शीशे का सिक्का चलाए। बीच में एक प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि जो ये कलचुरी चेदी संवत की स्थापना किसने की, कब की? तो एक अभीर वंश वाले थे, अभीर वंश, अभीर वंश, इसकी स्थापना किसने की? संस्थापक कौन था? संस्थापक था ईश्वर सेन। ईश्वर सेन ने इसकी स्थापना की, अभीर वंश की। इन लोगों ने 248 या 249 ईस्वी में कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की, कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की, या कलचुरी चेद संवत चलाया। उसके बाद एक चेद वंश आता है। एक दो प्रश्न यहां से भी पूछता है, चेद वंश या महामेधवाहन वंश। हम लोग देखते हैं कि जब अशोक शासन सत्ता चला रहा था तो उसने जो है अपना क्षेत्र बहुत बड़े एरिया पे फैला दिया था। ये एरिया जैसे कलिंग पर भी उसने आक्रमण किया और कलिंग को भी जीत लिया। कलिंग को जीतने के बाद उसने ये कहा कि हम जो है अब युद्ध नीति को त्याग देंगे, अब हम जो है धम्म नीति का पालन करेंगे। पहले ही क्लास में हम लोगों ने ये सब देख लिया था। लेकिन जो मौर्य वंश के बाद के जो शासक हुए वो उतने शक्तिशाली नहीं हुए, या हम यूं कह सकते हैं कि वो शासन सत्ता चलाने में अक्षम थे। तो ये जब शासन सत्ता कमजोर हो गई तो कलिंग वाले एरिया में जो कुछ लोग थे उन लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और कलिंग वाले एरिया में एक नवीन चेद वंश की स्थापना की। किसने की? महामेधवाहन। इस चेद वंश का संस्थापक था महामेधवाहन। इसने जो है चेद वंश की स्थापना की कलिंग एरिया में। इसका जो सबसे प्रतापी राजा था खारवेल, चेद वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। ये इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमको मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख इसका है खारवेल का। इसमें क्या हमको पता चलता है कि हाथी गुफा अभिलेख में ही पहली बार नहरों का उल्लेख है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि सिंचाई का जो है एक प्रमुख माध्यम जो है हमारे लिए नहर है, वो नहरों का सबसे पहला उल्लेख कहां मिलता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। नहरों का प्रथम उल्लेख जो है हमको मिलता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से ही। साथ में क्या है कि इसी खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख था, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि रानी नागिनिका के नाना घाट अभिलेख में जो ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान दिया जाता था, लेकिन जब इस खारवेल के हाथी गुफा के अभिलेख की जानकारी हमको प्राप्त हुई तो हम लोगों ने देखा कि इसमें जो जैन धर्म वालों को भी, जो जैन धर्म को मानने वाले थे उस वर्ग वालों को भी भूमिदान दिया गया। ये भूमिदान दिया गया। जैन धर्म को मानने वाले अर्थात जैनियों को भी भूमिदान देने का सबसे पहला उल्लेख कौन सा मिला? तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि जैन धर्म को भी भूमिदान दी गई थी। नारों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला? तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से ही मिला हमको। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।